अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम 12th साइंस के स्टूडेंट का हमारे फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 7th वेव ऑप्टिक्स के वीडियो लेक्चर नंबर 3rd के अंदर वेलकम है, इस्तकबाल है। आज का जो वीडियो लेक्चर है यह हमारे चैप्टर नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स का लास्ट वीडियो लेक्चर है। इस कुछ दो क्वेश्चन हैं हमारे सामने जिसमें हमको फ़र्क बयान करना है। इसके बाद में ये चैप्टर हमारा यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद का जो रिजोल्यूशन ऑफ ऑफ लाइट है वो टॉपिक जो है वो हमारे इस साल के लिए जो 25% सिलेबस लेस कर दिया गया है उसके अंदर जो इसके आगे का पार्ट था रिजोल्यूशन ऑफ लाइट, रिजॉल्विंग पावर जिसको कहते हैं हम, रिजॉल्विंग पावर जो है वो इस साल के लिए निकाल दिया गया है। इसलिए आज का जो क्वेश्चन है हमारा जिसमें हम यंग के दोहरे शिगाफ वाले तदाखुल नूर और सिंगल स्लिट वाले इनके सारे नूर यानी डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के दरमियान में हम इम्तियाज़ी फ़र्क वाज़े करेंगे। और इसके बाद में हम नूर के तदाखुल और नूर के इंसराफ या नूर के इनकिसार के दरमियान में हम फ़र्क वाज़े करेंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर है। इसके बाद अगले इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो हमारा जल्दी बन जाता है तो इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है जो हमारा 11th के अंदर हो चुका था उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और कल से हम जो हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम अल्हम्दुलिल्लाह कल देखेंगे। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है आज की इस वीडियो लेक्चर का। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि यंग के दोहरे शिगाफ वाले तदाखुल नूर। अब हमको पता है कि जब हमने इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट शुरू किया था, ठीक है, तो वहाँ पर हमने यंग का डबल स्लाइड वाला तजुर्बा देखा था। कि हमको पता है कि यंग ने एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट का तजुर्बा पेश किया था। उन्होंने एक ही लाइट से दो कोहेरेंट सोर्स यानी मुतशाकिल मंबा नूर उन्होंने अखज़ किए थे और उसके ज़रिए हमको एक स्टडी या स्टैटिक इंटरफ्रेंस हमको उन्होंने करके बताया था। तो वही तजुर्बे को आपको यहाँ पर याद रखना है, थोड़ा सा याद लाना है कि भाई हमने यंग के तजुर्बे में क्या पढ़ा था। तदाखुल नूर का जो कंसेप्ट है वो आपको याद होना चाहिए। इसी तरीके से आगे कहा गया है कि सिंगल स्लिट एखेरे या यकता शिगाफ, यहाँ लिखा हुआ है सिंगल स्लिट वाले इनके सारे नूर। हमने सिंगल स्लिट वाला इनके सारे नूर भी देख चुके हैं जिसमें हमने फ्राउनफर का डिफ्रैक्शन देखा, जिसमें हमने फ्रेस्नेल का डिफ्रैक्शन देखा। तो वहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर यंग के दोहरे स्लाइट वाले तजुर्बे की मदद से जो हमने तदाखुल देखे थे और यहाँ पर जो सिंगल स्लिट वाले लाइट से हमने जो इनके सारे नूर यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखे थे उनके दरमियान में हमको क्या करना है, इम्तियाज़ी फ़र्क वाज़े करना है, उनके दरमियान में हमको फ़र्क बयान करना है। तो देखिए हमने दो कॉलम यहाँ पर बनाए हैं। पहले कॉलम में इस तरफ की जो राइट हैंड साइड की तरफ जो कॉलम है इसमें हमने लिखा है तदाखुल नूर का नमूना, यानी इस साइड में हम तदाखुल नूर के ताल्लुक़ से जो फिज़िकल क्वांटिटी है या उनके ताल्लुक़ से जो थ्योरी है उसको हम इस साइड में लिखेंगे पॉइंट वाइज। और जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो नमूने हैं तो उसके बारे में जो फार्मूलेज़ है या उनकी जो थ्योरी है उसको हम यहाँ पर कंपेरिजन में आमने सामने लिखेंगे। तो बहुत इजी है, आपने अगर इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन को अगर सही तरीके से अगर समझा है तो ये जो फ़र्क है ये आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, तो चलिए हम पहला पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए तदाखुल नूर के नमूने में पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो है कि यहाँ पर तमाम तदाखुली पट्टियों की जो चौड़ाई होती है तदाखुल नूर के अंदर तमाम तदाखुली पट्टियों की चौड़ाई मसावी होती है। हमको पता है कि हमने पढ़ा है डिफ्रैक्शन के अंदर कि जो पट्टी की चौड़ाई होती है चाहे वो रोशन पट्टी की चौड़ाई हो चाहे वो तारीक पट्टी की चौड़ाई हो, तो तमाम तदाखुली पट्टियों की जो चौड़ाई होती है जिसको हम बैंडविड्थ कहते हैं, उसकी चौड़ाई विड्थ जिसको बोलते हैं हम बैंडविड्थ जो होती है वो तदाखुल नूर के अंदर कैसी होती है, हर एक नुक्ते के लिए चाहे वो दो मुसलसल रोशन नुकात हो चाहे वो दो मुसलसल तारीक नुकात हो उसके लिए क्या होती है, पट्टी की चौड़ाई मसावी होती है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारे पास में इधर अब इसके कंपैरिजन में इनके सारे नूर यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर क्या होता है, जो मरकज़ी रोशन पट्टी होती है जिसको हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। हमको पता है कि डिफ्रैक्शन के अंदर हमको जो स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न मिलता है तो उस पैटर्न के अंदर जो सेंट्रल पॉइंट होता है जिसको सेंट्रल मैक्सिमा कहा जाता है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और उसकी बैंड विड्थ भी क्या होती है,
सबसे ज़्यादा होती है, डबल होती है। हम अभी देखेंगे आगे के पॉइंट में है हमारे पास में। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, तो जो डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के अंदर मरकज़ी रोशन पट्टी यानी सेंट्रल मैक्सिमा की जो बैंडविड्थ होती है, जो हमने कल ज़ाब्ता अखज़ किए थे, W इज़ इक्वल टू, ये देखिए यहाँ ज़ाब्ता लिखा हुआ है, ये ज़ाब्ता है। हमको पता है कि जो इस सेंट्रल मैक्सिमा की जो पट्टी की चौड़ाई होती है वो 2 लैम्डा डी अपॉन ए होती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो डिफ्रैक्शन के अंदर मरकज़ी रोशन पट्टी होती है उसकी चौड़ाई बाकी तमाम डिफ्रैक्शन वाली जो हमारे पास में पॉइंट होते हैं उनकी पट्टी की चौड़ाई से क्या होती है, दुगनी होती है। ठीक है, डबल होती है। फार्मूले के अंदर 2 लिखा हुआ मिलता है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कंपेरिजन हो रहा है, यहाँ पर एक जैसी होती है पट्टी की चौड़ाई तदाखुल नूर के अंदर, और इनके सारे नूर के अंदर क्या होता है, मरकज़ी रोशन पट्टी की चौड़ाई दुगना होती है अदर पट्टी की चौड़ाई से। दूसरी जो पट्टी की चौड़ाई होती है उनसे सेंट्रल मैक्सिमा की जो पट्टी की चौड़ाई होती है वो दुगना होती है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के अंदर पट्टी की चौड़ाई मसावी नहीं होती है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि देखिए तदाखुली पट्टियों की चौड़ाई दर्जे झैल होती है। यानी तदाखुल नूर के अंदर हमने देखे थे, हमने 2 मुसलसल रोशन नुकात के लिए भी पट्टी की चौड़ाई का ज़ाब्ता ख़ास किया था, हमने 2 मुसलसल तारीक नुकात के दरमियान का भी पट्टी की चौड़ाई, दरमियान की भी पट्टी की चौड़ाई का ज़ाब्ता ख़ास किया था। हमको पता है केस फर्स्ट और केस सेकंड में हमको यही आंसर मिला था, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, आपको थोड़ा सा पीछे जाकर देखना पड़ेगा, या अगर आपको याद है तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, हमने सवाल में भी ऐसा लिखा था कि साबित कीजिए कि 2 मुसलसल रोशन या 2 मुसलसल तारीक पट्टियों का दरमियानी फासला मसावी होता है। तो दोनों भी तारीक हो या चाहे रोशन हो, तो सबके लिए यहाँ पर जो पट्टी की चौड़ाई होती है वो किसके मसावी होती है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के अंदर जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सेंट्रल मैक्सिमा की पट्टी की चौड़ाई क्या होती है, ये वाली WC इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल ए। और यहाँ पर दीगर जो पट्टी की चौड़ाइयाँ होती है उनका फार्मूला क्या होता है, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल ए। तो यहाँ पर ये चेंज है, ये एक जैसी नहीं है, यहाँ पर सबकी एक जैसी होती है, चाहे वो 2 मुसलसल तारीख हो चाहे वो 2 मुसलसल रोशन हो, तो उनकी पट्टी की चौड़ाई हमेशा लैम्डा डी अपॉन डी होती है। लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट में, उसकी पट्टी की चौड़ाई दुगना होती है, और दूसरी जो पट्टी की चौड़ाइयाँ होती है दीगर जो सेंट्रल सेकेंडरी मैक्सिमा होते हैं चाहे वो सेकेंडरी मिनिमा होते हैं, तो उनकी जो पट्टी की चौड़ाई होती है वो होती है लैम्डा डी अपॉन ए। ठीक है, तो ये फ़र्क है, एक बहुत बेसिक फ़र्क है ये। ठीक है, उसके बाद में तीसरा पॉइंट देखिए, मरकज़ी रोशन नुक्ते से nth रोशन नुक्ते का फासला जो होता है तदाखुल नूर के अंदर वो क्या होता है, n लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, हमको पता है कि मरकज़ी रोशन नुक्ते से n रोशन नुक्ते का फासला यानी फ़र्केरा क्या होता है, n लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, पर रोशन पट्टी नुक्ते का फासला क्या होता है, n लैम्डा डी अपॉन डी। इसी तरीके से इधर आइए, इनके सारे नून के अंदर मरकज़ी रोशन नुक्ते से n रोशन नुक्ते का फासला क्या होता है, n प्लस हाफ लैम्डा डी अपॉन स्मॉल ए। ये जो दोनों भी है ये हमने ऑलरेडी ये तदाखुल नूर के अंदर भी हमने ये फार्मूला अखज़ कर चुके हैं, और ये डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के अंदर भी हमने ऑलरेडी ये फार्मूला निकाला है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से तारीख नुक्ते के लिए आप देखिए, मरकज़ी रोशन नुक्ते से n तारीख नुकात का फासला क्या होता है, n माइनस हाफ लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, मरकज़ी रोशन नुक्ते से nth तारीख नुक्ते का फासला क्या होता है, n लैम्डा डी अपॉन ए। ठीक है, तो ये एक कंपेरिजन है दोनों के दरमियान में। ये हम देख रहे हैं यंग के डबल स्लिट वाले तजुर्बे के अंदर इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, और ये देख रहे हैं हम सिंगल स्लिट में डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, उनके दरमियान में हम फ़र्क वाज़े कर रहे हैं। अब पाँचों पॉइंट देखिए क्या आता है, यहाँ पर पाँचों पॉइंट में बताया गया है कि यहाँ होना चाहिए तारीख नुकात के लिए नूर की 2 शुआओं का फ़र्केरा। ठीक है, रोशन क्या होना चाहिए यहाँ पर, रोशन। ठीक है, तो यहाँ पर रोशन लिख लेना अपने नोट्स में, अगर मैंने फ़ोटो निकाल के डाला हो, अगर वहाँ तारीख हो गया था इसलिए मैंने वहाँ वाइटनर लगाया था, तो यहाँ पर रोशन लगा देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बताया जा रहा है, तदाखुल नूर के कॉलम में, तदाखुल नूर में जो रोशन नुकात के लिए नूर की 2 शुआओं का फ़र्केरा क्या होता है, रोशन नुक्ते के लिए n लैम्डा होता है। इधर क्या होता है, रोशन नुकात के लिए नूर की 2 शुआओं का फ़र्केरा n प्लस हाफ लैम्डा। ठीक है, इसी तरह से तारीख नुक्ते के लिए, इसी तरह से तारीख
नुक्ते के लिए नूर की दोनों शुआओं का फ़र्केरा क्या होता है, n-12 लेमडा, यहाँ पर, ठीक है, ये वाला किसके अंदर, तदाखुल नूर के अंदर अगर तारीक नुक्ता अगर हमको हासिल होता है स्क्रीन पर तो उसका जो फ़र्केरा रहेगा वो किसके मसावी होता है, n-12 इंटू लेमडा। इधर तारीक नुक्ते के लिए नूर की दो शुआओं का फ़र्केरा किसके मसावी होता है, n लेमडा के मसावी होता है। तो इस तरह से ये हो गया। दोनों आपको सवाल पूछा जाएगा इस तरह से कि यंग के दोहरे शिगाफ वाले तदाखुल नूर और सिंगल स्लिट वाले डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, यानी इनके सारे नूर के दरमियान फ़र्क वाज़े कीजिए। तो आपको इसमें से 4 से 5 पॉइंट याद रखना है। अगर आप 4 से 5 पॉइंट याद रखते हैं तो आप इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं। अब देखेंगे हम अगला जो सवाल है उसमें है तदाखुल नूर और इनके सारे नूर में फ़र्क वाज़े कीजिए। अब यहाँ साइंटिस्ट का नाम नहीं दिया गया, यहाँ पर सिर्फ आपको ये पूछा गया कि आपको क्या करना है, आपको तदाखुल नूर और इनके सारे नूर के दरमियान में क्या करना है, फ़र्क वाज़े करना है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। अगर आपने तदाखुल नूर और इनके सारे नूर को पढ़ा है तो आप फ़र्क वाज़े कर सकते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट मैंने यहाँ लिखा हूँ कि इनके सारे नूर किसे कहते हैं, हम दोनों जगह तारीफ़ लिखे हुए हैं। यहाँ पर तदाखुल की तारीफ़ लिखी हुई है, यहाँ पर इनके सारे नूर की तारीफ़ लिखी हुई है। पहला फ़र्क है यहाँ पर देखिए, जब दो मम्मा नूर से आने वाली नूर की मौजों के दरमियान इंतबाक होता है, इंतबाक का अमल होता है, तब दोनों मौजों के इंतबाक के नतीजे में नूर की शिद्दत स्क्रीन पर कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा में हमें हासिल होती है। उस अमल को तदाखुल नूर कहते हैं। यानी पर्दे के ऊपर कहीं पर हमको रोशन नुकात हासिल होते हैं, कहीं पर तारीक नुकात हासिल होते हैं, ठीक है। यानी कहीं पर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, कहीं पर इंटेंसिटी लो होती है। अगर इस तरह से अगर हमको स्क्रीन पर पैटर्न मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तदाखुल नूर कहते हैं। अब इधर हम तारीफ़ कैसी बयान करते हैं इनके सारे नूर की, कि जब नूर की शुआएँ किसी सख्त चीज़ से टकराकर मुड़ जाती है, ठीक है, मुड़ जाती है, तब हमको क्या होता है, स्क्रीन के ऊपर हमको क्या मिलता है, डिफ्रेक्शन पैटर्न मिलता है। तो इस अमल को, जो इस नूर की शुआओं के मुड़ जाने से हमको स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न मिलता है, उस अमल को हम कहते हैं इनके सारे नूर, या नूर की शुआओं का साए वाले इलाके में मुड़ जाना क्या कहलाता है, इनके सारे नूर, यानी डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट तो सभी को याद हो जाएगा। इधर की इसकी डिफिनेशन लिख देना आपको तदाखुल नूर की, इधर आपको इनके सारे नूर की क्या करना है, डिफिनेशन लिख देना है। अब दूसरा फ़र्क क्या है इनके दरमियान में, तो दूसरा फ़र्क क्या है, देखिए तदाखुल नूर के दौरान तमाम रोशन और तारीक पट्टियों की चौड़ाई कैसी होती है, मसावी होती है। अभी हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि तमाम, चाहे वो तारीक नुकात हो कंटिन्यू, चाहे वो रोशन नुकात हो कंटिन्यू, उनके दरमियान का जो फासला होता है, यानी पट्टी की चौड़ाई होती है, वो हमेशा कैसी होती है, तदाखुल नूर में मसावी होती है। लेकिन डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसकी पट्टी की चौड़ाई दुगना होती है अदर पट्टी की चौड़ाई से। तो यहाँ फ़र्क है, यानी यहाँ पर पट्टी की चौड़ाई मसावी नहीं होती है, इनके सारे नूर में पट्टी की चौड़ाई मसावी नहीं होती है। तीसरा पॉइंट, तदाखुल नूर के दौरान तमाम रोशन पट्टियों की शिद्दत एक जैसी होती है। जैसा मैंने अभी बताया कि हमको स्क्रीन के ऊपर जो भी पॉइंट मिलेंगे, यहाँ लिखता हूँ मैं, स्क्रीन के ऊपर जो भी हमको रोशन नुकात मिलेंगे, जितने भी रोशन नुकात मिलेंगे, उन सब की इंटेंसिटी कैसी रहेंगी, तदाखुल नूर के अंदर सेम रहेंगी, ठीक है। लेकिन डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, हमको पता है कि जो सेंट्रल पॉइंट होता है, जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, उसी की इंटेंसिटी क्या होती है, सेकेंडरी मैक्सिमा से ज़्यादा होती है। यानी यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, सेकंड मैक्सिमा की इंटेंसिटी जो होती है, सेकेंडरी मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होती है वो सेंट्रल मैक्सिमा से कम होती है। यानी हम यहाँ पर ऐसा बयान कर सकते हैं कि यहाँ पर तमाम रोशन नुकात की या तारीक नुकात की इंटेंसिटी एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। तो इसके बाद में चौथा पॉइंट लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये रिजॉल्विंग पावर से रिलेटेड है, जो हमारे सिलेबस से निकाल दिया गया है। रिजॉल्विंग पावर यानी तहलील करके बताना, वाजे करके बताना। जैसे हम जूम करते हैं, हम क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट देख रहे हैं, तो हमको अगर जूम करके देखना है प्लेयर को, तो हम क्या करते हैं, दूरबीन की मदद से हम उसको जूम करते हैं, दूरबीन को जूम करते हैं, उस पर उसका फोकस करते हैं, तब जाके हमको क्या होता है, वो क्लियर दिखाई देता है। तो रिजॉल्विंग पावर वही होता है, रिजॉल्विंग पावर वही होता है। हमको वाज़े तौर पर अगर चीज़ें नज़र आती है तो हम उसको कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। और जो इंस्ट्रूमेंट हमको रिजॉल्व करके देता है पावर को, उसको कहते हैं हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हमारे जो गिलासेस हो जाते हैं, सन गिलासेस हो, या हम जो आँखों के लिए अक्सर यूज़ करते हैं, तो ये आँखें हो गई हमारी, ये सब क्या है हमारे पास में,
आँखों के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे पास में, वो सारे के सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उनको उर्दू में कहा जाता है बसरी आलात। तो यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट थोड़ा सा समझ लीजिए। बसरी आलात जो होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, उनकी तहलीली ताकत यानी वाज़े करने की ताकत, यानी एनालिसिस करने की जो ताकत होती है, उसका जो इन्हिसार होता है वो तदाखुल नूर पर नहीं होता है। यानी हमारी दूरबीन हो, खुर्दबीन हो, ठीक है, तो ये तदाखुल नूर पर मुनस्सिर नहीं होती है। मैं जनरली मैं आपके सामने दो एग्जांपल रख रहा हूँ, टेलीस्कोप की और माइक्रोस्कोप की। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप हमारे क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिपेंड करते हैं रिजॉल्विंग पावर पर, ठीक है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर तदाखुल नूर पर मुनस्सिर नहीं होता है, बल्कि काय पर मुनस्सिर होता है, इनके सारे नूर पर, यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर क्या होता है, मुनस्सिर होता है। बस आपको ये चौथे नंबर का जो पॉइंट है, इसको आपको थोड़ा सा इस तरह से बयान करना है कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका जो रिजॉल्विंग पावर होता है, तहलीली ताकत होती है, वो तदाखुल नूर पर मुनस्सिर नहीं होती है, बल्कि वो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर क्या होती है, मुनस्सिर होती है। तो इस तरह से हमारे ये दो फ़र्क बहुत आसान है, ये हो चुके। अब इसके बाद जो है हमारा एक क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर हम डबल स्लिट के ज़रिए, अगर हम दोहरे शिगाफ के ज़रिए अगर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं तो उसका पैटर्न हमको किस तरह से दिखाई देगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इंटरफ्रेंस में और डिफ्रैक्शन के पैटर्न बताना है हमको डायग्राम के ज़रिए, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि इसके अंदर हमको पैटर्न कैसा मिलेगा, डिफ्रैक्शन के अंदर हमको पैटर्न कैसा मिलेगा, वेव पैटर्न। तो आपको मालूम है सेंट्रल में क्या होगा, उसके सेंट्रल में इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा, फिर यहाँ इंटेंसिटी कम होगी, धीरे 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 इंटेंसिटी क्या होती जाएंगी, कम हो जाएंगी डिफ्रैक्शन में। और यहाँ पर किस तरह से मिलेगा हमको, एक जैसे इंटेंसिटी के हमको क्या मिलेंगे, यहाँ पर पॉइंट मिलेंगे। तो ऐसा थोड़ा सा आपके सिलेबस के अंदर दो डायग्राम बताए गए हैं और उनका कंपैरिजन करके बताया गया है कि एक में आपको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बताया गया है वेव पैटर्न से, और एक जगह पर आपको इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट को बताया गया है। अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, अगर हम डबल स्लाइड की मदद से अगर हम डिफ्रैक्शन को देखते हैं, तो हमको डिफ्रैक्शन का पैटर्न कुछ अलग तरह से क्या होता है, हासिल होता है। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, आज ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होता है। जितना भी आपको क्लास में ऑफलाइन पढ़ाया गया, ऑनलाइन जो वीडियो लेक्चर, अभी 3 वीडियो लेक्चर आपको अपलोड किए गए, आपको इसकी सारी नोट्स भी दे दी गई। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हमको मैसेज कर कर पूछ सकते हैं कि आपको जो भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है, आप हमको मैसेज कीजिए, हम आपको उसको समझाने की कोशिश करेंगे। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमारे चैप्टर नंबर 8 जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। अभी हमारा जो अगला चैप्टर है, जिसको हम चैप्टर नंबर 8, हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ये जो चैप्टर है, मैं ऐसा समझता हूँ यहाँ से जो हमारे 5 से 6 चैप्टर है, वो सारे के सारे जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म पर है। क्या पर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, ठीक है। यानी ये जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये भी किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का ही पार्ट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म क्या होता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो चैप्टर है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये आपने 11th के अंदर भी इसको पढ़ा है। हमारा चैप्टर था एक इलेक्ट्रोस्टैटिक 11 में, वहाँ पर बेसिक था, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो वहाँ पर गॉस लॉ पढ़े थे, ठीक है, कूलम्ब लॉ पढ़े थे, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, दोनों भी कानून, कूलम्ब का भी कानून और गॉस लॉ जिसको कहते हैं हम, गॉस का जो लॉ है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब उनके एप्लीकेशन देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। हमने 11 के अंदर भी ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुका है, वहाँ पर हमने बेसिक बातों पर क्या किया था, डिस्कस किया था। यहाँ पर हम जो बेसिक बातें हमने वहाँ कानून बयान किए थे, बेसिक बातें जो हमने वहाँ पर पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के बारे में, अब हम क्या करेंगे, उसके एप्लीकेशन इस 12 के चैप्टर में देखेंगे।
तो यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर अब आपके यहाँ से जो चैप्टर शुरू होंगे वो सारे के सारे काय के होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के होंगे। यानी यहाँ से लेकर 6 चैप्टर जो रहेंगे, 5 से 6 चैप्टर हैं जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में है, जिसमें आपका पहला जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। बाद में हम कल के वीडियो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इसका जो पहला एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, वो हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। जनरली अगर कहें हम तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज़ ए स्टडी ऑफ चार्ज। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम क्या करते हैं, बर्की बारे के बारे में मुताल्ला करते हैं। इसकी एक सिंपल डिफिनेशन बनाया हमने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज। अब आपको चार्ज के बारे में पता है, यानी ये 5 चैप्टर के बारे में आप चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। चार्ज आपको पता है कि चार्ज जो होता है किसी भी मटेरियल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। चार्ज हमेशा क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करते हैं, वो एक्सर्ट करते हैं। यानी चार्ज की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, किसी हमारे अतराफ में जो मटेरियल होते हैं, मादा होता है, उसी की क्या होती है, वो प्रॉपर्टी होती है, और वो क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक है, हमने 11 के अंदर आपको ये इसका इंट्रोडक्शन किया था, व्हाट इज़ चार्ज, क्या होते हैं चार्ज का नेचर, चार्ज कितने तरह के होते हैं, चार्ज 2 तरह के होते हैं। ठीक है, तो अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी क्या, स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी यहाँ पर हमको क्या करना है, चार्जेस के बारे में पढ़ना है। यानी पूरे जो हमारे 5 चैप्टर है, पाँचों के पाँचों चैप्टर हमारे अब काय पर है, चार्ज पर है। और चार्ज का इंट्रोडक्शन आपको हो चुका है, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर देख चुके हैं। चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। ठीक है, निगेटिव जो होता है वो हम उसको इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं, जो पॉजिटिव होता है वो हमारे प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज ए स्टडी ऑफ चार्ज, यानी अगर हम बर्की बारों का मुताला करते हैं तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यहाँ हम मोटे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। ठीक है, तो पहला हम यहाँ पर ले लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पहला जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वो है हमारा मैग्नेटिज्म। ये भी हमारा एक चैप्टर है, मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी आ जाएगा। ठीक है, एसी सर्किट, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म। ठीक है, और इसके बाद में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी आपको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किए, जनरली हमने इसको रफली हमने क्या किए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी स्टडी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी स्टडी ऑफ चार्ज, इसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किए यहाँ पर। पहला है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा है हमारा मैग्नेटिज्म, तीसरा है हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो छोटी छोटी इसकी डिफिनेशन हम जनरली यहाँ पर बयान कर देते। ठीक है, सिंपली इसकी डिफिनेशन हम बयान करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो सबसे पहले देखिए हमारा जो चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रो यानी चार्ज, इलेक्ट्रो यानी चार्ज, और स्टैटिक यानी स्टैटिक बोले तो रुके हुए, रेस्ट में। ठीक है, अगर चार्ज रेस्ट में है तब हम उसकी अगर स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ए ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन विच वी स्टडी द चार्ज इन रेस्ट पोजिशन। अगर चार्ज हालत सुकून में हो, अगर चार्ज रेस्ट में हो, अगर चार्ज हालत सुकून में हो, तब अगर हम उसकी स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी यहाँ पर हमको रुके हुए चार्जेस के बारे में मुताला करना है। ठीक है, अगर चार्ज रुके हुए हैं तो जब उसका मुताला किया जाता है तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब दूसरी डिफिनेशन देखते हैं, मैग्नेटिज्म किसे कहेंगे हम। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अगर हमारे चार्ज एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में, एक कांस्टेंट, अगर यही चार्ज अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ में मूव करे, अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड के साथ में मूव करे, तब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म। यानी मैग्नेटिज्म में क्या होता है, चार्ज कैसे हरकत करते हैं, कांस्टेंट स्पीड के साथ में अगर हरकत करते हैं और तब हम उनका मुताला अगर करते हैं तो वो कहलाता है हमारा मैग्नेटिज्म। ठीक है, और तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, इसमें क्या होता है, जो चार्ज होता है हमारा वो क्या होता है, एक्सेलरेट होता है। चार्ज क्या होता है, एक्सेलरेट होता है, यानी चार्ज
कि वेलोसिटी क्या हो जाती है, अगर चेंज होती है तो वो क्या हो जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है। जब चार्ज इसराई होता है, जब चार्ज एक्सेलरेट होता है, तब हमको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलती है। ठीक है, इस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे जो पहले चैप्टर हो चुके हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखा था। उसमें बरकी मैदान और मैग्नेटिसी मैदान एक साथ एक दूसरे पर उमूदन होते हैं और एक दिशा, एक डायरेक्शन में क्या करते हैं, हरकत करते हैं। तो ये हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसके वजह से मिलती है, ये भी हमको चार्जेस के ही वजह से मिलती है। लेकिन ये चार्ज जब कौन से हालत में होते हैं, ये एक्सेलरेट होते हैं, यानी इनकी वेलोसिटी वक्त के साथ क्या होती रहती है, बदलती रहती है, तब हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलती हैं। दूसरे इसमें अगर चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यानी मैग्नीट्यूड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर मूव करते हैं, तब हमको क्या मिलता है, हम उसको अगर पढ़ते हैं तो वो हमको मिलता है मैग्नेटिज्म मिलता है। ठीक है, फिर अगर चार्ज अगर रेस्ट में हो, रुके हुए हो, किसी बॉडी के ऊपर हो और वो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हो रुक कर ही जगह पर, तो अगर हम उसकी स्टडी करते हैं, ऐसी पोजीशन की अगर हम स्टडी करते हैं, चार्ज की इस हालत में अगर हम स्टडी करते हैं, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हम उर्दू में कहते हैं बरके सुकूनी। क्या कहते हैं हम इसको, बरके सुकूनी। ठीक है, बरके सुकूनी। तो ये हो गए हमारे सबक का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से 5 चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो इसमें ही है, 5 चैप्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, एसी सर्किट आ जाएगा, कैपेसिटर आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिज्म आ जाएगा। तो ये सारे जो है एसी सर्किट आ जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा। तो ये सारे जो 5 चैप्टर हैं आपके, वो काय से बिलोंग्स करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से बिलोंग्स करते हैं। यानी इसके अंदर हमको सिर्फ क्या पढ़ना है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, सिर्फ हमको स्टडी ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के बारे में हमको क्या करना है, यहाँ पर स्टडी करना है। तो यहाँ पर जो चार्ज है, तो कौन सा चार्ज है जो ज़्यादा यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा, बार बार आएगा, वो रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्यों रहेगा, क्योंकि उसका मास जो होता है वो कम होता है। ठीक है, उसका मास क्या होता है, कम होता है, और वही क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जाता है, एक जगह से दूसरी जगह, वही क्या होता है, मूव होता है। तो हम उस पर ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पर ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ही ज़्यादा क्या किया जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर ही डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट। अगर चार्ज रुके हुए हो, थमे हुए हो, तब हम उनकी अगर स्टडी करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब हम यहाँ से बेसिक बातें आपको पूछ लेते हैं, क्योंकि आज का हमारा जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, इसलिए मैंने हमारे वे ऑप्टिक्स के अंदर इसको जोड़ दिया था। तो चलिए हम सबसे पहले चार्ज की बात करते हैं कि चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज की कितनी किस्में होती हैं, यानी हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं चार्ज की। ठीक है, चार्ज की हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज़, यानी इसकी खुसूसियात क्या है चार्जेस की। ठीक है, चार्जेस की खुसूसियात। ठीक है, तो सभी को पता है चार्ज जो होते हैं वो हमेशा फोर्स एग्जर्ट करते हैं, और ये हमारे माहौल में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ना ही हमने इसको पैदा किया, ना ही हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा था 11 में। चार्ज को ना ही हमने पैदा किया, ना ही हम उसको फना कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं चार्ज। चार्ज भी 2 तरह के होते हैं, इसको भी हमने आपको प्रैक्टिकली तौर पर बताया था कि चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा निगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज 2 ही तरह के होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, उसके बाद में हमने नेचर के बारे में बात किया था कि अगर एक जैसे चार्जेस हो, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो अगर इस तरह से है, 2 चार्जेस प्लस प्लस है और ये माइनस माइनस है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ये एक दूसरे को दिफा करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये दिफा करते हैं, एक दूसरे से रिपल्शन होता है। यहाँ पर एक जैसे चार्जेस का पॉजिटिव पॉजिटिव अगर आमने सामने आ जाए, या निगेटिव निगेटिव एक दूसरे के सामने आ जाए, तो तब क्या होता है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। इसी तरह से अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, या एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, अगर इस कंडीशन में है, तो ये हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को कशिश करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी सेम नेचर के अगर चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, दिफा करेंगे। अगर मुख्तलिफ नेचर के चार्ज है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को कशिश करेंगे। ठीक है, इस तरह से।
फिर उसके बाद हमने आपको बताए थे कि किसी भी जिस्म पर बरकी बार की जो तादाद होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, उनकी तादाद हमेशा कैसी होती है, मसावी होती है। ठीक है, यानी एटम जो होता है, जैसे हमने एटम की बात किए थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर एटम हमेशा न्यूट्रल होता है, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद कैसी होती है, सेम होती है। ठीक है, जब हम इसकी तादाद को चेंज कर देते हैं, यानी यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन जाते हैं किसी बॉडी के ऊपर से या किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तब दोनों बॉडी उस कंडीशन में क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। मैंने ये 11 के अंदर आपको पढ़ाया था। यहाँ देखिए, हम एक बार और बताया था मैं कि एक बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूट्रल है, यानी इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज की तादाद कैसी है, सेम है। तो हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि हमारे पास 4 निगेटिव चार्ज है और 4 हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर ये बॉडी क्या हो गई, ये बॉडी हमारी न्यूट्रल होगी, यानी यहाँ पर सेम एक जैसे है। 4 + 4, इसका अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें -4 + 4, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये बॉडी क्या है, अभी न्यूट्रल है, यानी यहाँ पर बॉडी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी। ठीक है, यानी यहाँ पर चार्ज जो रहेंगे वो फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे, यानी ये जिस्म अभी बरकाए हुआ नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, एक और दूसरी बॉडी लेकर आए हमने उसके करीब में, ठीक है, और उस पर भी अभी सेम चार्ज है, -4 +4। तो ये भी बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, अगर हम इनका शेयर करते हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस बॉडी में चले जाते हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता है तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, -5 + 4। ठीक है, यहाँ का आंसर क्या आएगा हमारा, यहाँ अब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चलेगा, यहाँ आएगा -3, यहाँ पर +4। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो -5 +4 क्या आएगा, -1, यहाँ पर +4 -3 क्या आएगा, +1। तो देखिए अब यहाँ पर बॉडी न्यूट्रल नहीं है, अब यहाँ पर से 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के ऊपर चले गया, तो ये बॉडी भी चार्ज हो गई और ये बॉडी भी क्या हो गई, अब चार्ज हो गई। ठीक है, यानी इसका आंसर हमको निगेटिव में मिला, तो ये बॉडी निगेटिवली चार्ज, जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है वो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है, जिस बॉडी पर से इलेक्ट्रॉन जाता है वो बॉडी हमेशा पॉजिटिवली क्या होती है, चार्ज होती है। तो अब ये वाली बॉडी भी चार्ज हो गई और ये वाली बॉडी भी क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो ये दोनों बॉडी चार्ज किसकी वजह से हुई, इलेक्ट्रॉन के शेयर होने की वजह से ये बॉडियाँ, दोनों भी बॉडीज़ क्या हुई, चार्ज हुई। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इधर चले गया तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी अनबैलेंस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होगी, यहाँ पर अनबैलेंस हो गई, इसलिए यहाँ पर दोनों बॉडी अब क्या हो गई, चार्ज हो गई। एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई और एक बॉडी क्या हो गई, निगेटिवली चार्ज हो गई। अब ये बॉडी क्या करेंगी, फोर्स एक्सर्ट करेंगी। तो ये कौन सी फोर्स एक्सर्ट करेंगी, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेंगी, ये एक्सर्ट करेंगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होती है, कोई भी जो चार्ज बॉडी होती है वो इस तरह से चार्ज होती है, और वो इस तरह से चार्ज बॉडी जो होती है वो एक दूसरे पर क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक है, तो ये होगा बेसिक पॉइंट। ठीक है, और इसके बाद में हमने ये भी देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि किसी भी बॉडी के ऊपर से जब बॉडी चार्ज होती है, यानी इलेक्ट्रॉन किसी पर से चले जाता है किसी पर आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होती है वो ऐसा नहीं होता है कि कभी 1.5 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कभी 2.5 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कभी आधा इलेक्ट्रॉन आ गया बॉडी पर, कभी 2.25 इलेक्ट्रॉन आ गए बॉडी पर, ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो 1 2 3 4 की शक्ल में क्या होते हैं, शेयर होते हैं। किसी पर 1 2 3 4 की शक्ल में आते हैं, तो किसी में से 1 2 3 4 की शक्ल में क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये चार्ज का क्या होता है, नेचर होता है। तो ये होता है थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। तो आपने इतना थोड़ा सा आपने, और आपके पास में 11 की बुक्स होंगी, आप वहाँ पर चार्ज की प्रॉपर्टी देख सकते हैं। यहाँ पर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन इसलिए देखना ज़रूरी था क्योंकि आगे हमको इसी का ही काम है, इसी की मदद से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक था, आपने 11 की बुक में गॉस लॉ को एक बार आप पढ़िए। गॉस का जो थ्योरम था वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और कॉलम का लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलम का लॉ पर हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। कॉलम का लॉ क्या बोलता है, अगर 2 बरकी बार है, अब वो अलग अलग नेचर के हैं, तो जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव है अगर और एक निगेटिव है, तो उनके दरम्यान में क्या होगा,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगा। ठीक है, अगर निगेटिव निगेटिव है, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। ये इधर जाएगा, इनके दरमियान में अट्रैक्शन होगा, ये एक दूसरे को कशिश करेंगे, और इनके दरमियान में क्या होगा, रिपल्शन होगा। ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो ये इसको कशिश करेगा, ये इसको कशिश करेगा। तो कूलम्ब का लॉ क्या कहता है, अगर ये दोनों बरकी बार या दोनों जिस्म जो बरकाए हुए हैं उनके दरमियान का फासला अगर आर है, ठीक है, उनके दरमियान का फासला अगर आर है, तो हमको कूलम्ब का लॉ क्या कहता है कि इनके दरमियान जो बरकी सुकूनी कुव्वत पैदा होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, वो दोनों बरकी बारों के हासिल ज़रब के साथ क्या होगी, रास्त तनासुब में होंगी, और दोनों बरकी बारों के दरमियानी फासले के मुरब्बे के साथ माकूस तनासुब में होंगी। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है ये कहलाता है कूलम्ब लॉ। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कूलम्ब लॉ। अगर हम ये तनासुब को हटाते हैं, ठीक है, तो आपको पता है यहाँ से कूलम्ब लॉ में जो तनासुब का जो मुस्तकिल आता है वो हमको पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ये मुस्तकिल रहता है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है वो खला की क्या है, परमिटिविटी है। ठीक है, हमारी स्पेस की खला की या हवा की क्या होती है, परमिटिविटी होती है, यानी चार्ज कहाँ रखे होते हैं। ठीक है, तो ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है ये कूलम्ब लॉ की है, यानी कूलम्ब लॉ की मदद से हमको जो बरकी बारों के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, रिपल्शन हो, तो उसकी वैल्यू ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी इसको उर्दू में हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कूलम्ब लॉ को कि दो बरकाए हुए जिस्मों के दरमियान पैदा होने वाली बरकी सुकूनी कुव्वत कशिश या कुव्वत दिफा उन दोनों बरकी बारों के हासिल ज़रब के साथ रास्त तनासुब में होती है, और दोनों बरकी बारों के दरमियानी फासले के मुरब्बे के साथ माकूस तनासुब में होती है। यानी ये फार्मूला हमको ये बताता है, कूलम्ब का फार्मूला या ये इक्वेशन हमको ये बताती है कि अगर दोनों बरकी बारों के दरमियान का फासला बढ़ाया जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक होती है, कम हो जाती है। ठीक है, अगर दोनों बरकी बार का फासला हम बढ़ाते हैं, कम करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, इस तरह से तो ये होता है, ये फार्मूला भी हमको आगे यूज़ होने वाला है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया कूलम्ब लॉ। इसी तरह से हमने 11 के अंदर गॉस लॉ भी पढ़े थे, आप एक बार गॉस लॉ को भी पढ़िए। अब कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम चैप्टर को कल स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर हम गॉस लॉ का अप्लीकेशन देखने वाले हैं। आपको वहाँ पर गॉस लॉ नहीं पूछेगा, आपको वहाँ पर गॉस लॉ के अप्लीकेशन पूछेगा कि आप गॉस लॉ को कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम वहाँ पर उसका अप्लीकेशन देखेंगे। तो गॉस लॉ भी आप देख लीजिए। गॉस लॉ भी मैंने आपको बताया था कि गॉस लॉ में क्या होता है, गॉस लॉ बंद सरफेस के लिए होता है, क्लोज सरफेस के लिए होता है। अगर आपके पास में एक क्लोज बॉडी है, ठीक है, और उसके अंदर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हम कंसिडर करते हैं, तो ये सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, तमाम पूरे सरफेस के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर चार्ज फैल जाते हैं। ये बॉडी के पूरे सरफेस पर क्या होते हैं, चार्ज फैल जाते हैं, और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उनके अंदर से क्या होती है, निकलती है। यानी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करते हैं, अपने अंदर से क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, यानी उनके अतराफ में, उस बॉडी के अतराफ में क्या हो जाता है, बरकी मैदान, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम, ये सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इनको अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, इनको अगर हम एक साथ जोड़ते हैं या इनका हम मजमुआ करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, फ्लक्स मिलता है। ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, फाई से इसको जाहिर करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज बॉडी का, किसी भी बंद सतह के अंदर अगर बरकी बार है, तो उन बरकी बार की वजह से क्या होता है, उस बॉडी के सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मिलाने से हमको क्या मिलता है, फ्लक्स मिलता है। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स होता है, ये फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इस बॉडी का, ये जो चार्ज बॉडी है, इसका जो टोटल फ्लक्स होता है वो टोटल बरकी बार, बॉडी के ऊपर मौजूद टोटल बरकी बार अपॉन एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है, इक्वल होता है। तो जो मैंने यहाँ इक्वेशन लिखा हूँ ये है गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ की इक्वेशन है। गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी भी बंद सतह का कुल उमूदी बरकी माला या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी क्या, जितने भी फोर्स ऑफ लाइन हैं उनको आप मिला दीजिए, ठीक है, उनको आप उनका मजमुआ ले लीजिए, तो वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस बॉडी का, क्लोज बॉडी का, ठीक है, गॉस लॉ हमेशा क्लोज बॉडी के लिए होता है, तो यहाँ एक क्लोज बॉडी हमने कंसिडर की है, उसके अंदर चार्ज है प्लस क्यू चार्ज जो है, इसके जितने भी इसके अंदर चार्ज होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इस बॉडी के सरफेस पर फैल जाएंगे, और वो क्या करेंगे, उनसे क्या निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन निकलेंगे। तो यहाँ पर फ्लक्स क्रिएट होगा, यहाँ पर बरकी निफाज, उर्दू में फ्लक्स को क्या कहा जाता है, यहाँ पर बरकी निफास क्या होगा, यहाँ पर क्रिएट होगा। तो ये टोटल बरकी निफास, ये टोटल बरकी निफास किसके मसावी होगा, बॉडी के ऊपर मौजूद तमाम बरकी बात अपॉन एप्सिलॉन नॉट के क्या होगा, ये मसावी होगा। यानी टोटल फ्लक्स किसके मसावी होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के मसावी होता है। इस बयान को कहा जाता है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, या बरकी बारों के लिए गॉस का, क्लोज सरफेस के लिए या क्लोज लूप के लिए गॉस का क्या होता है, ये मसला होता है, गॉस का कानून होता है। तो ये आपको पढ़ लेना है 11 के बुक के अंदर से। अब यही इक्वेशन का हमको क्या करना है, आगे इस्तेमाल करना है। इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से भी लिखे थे हमने 11 में, कि जो टोटल फ्लक्स होता है ये इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डॉट प्रोडक्ट होता है यहाँ पर ds के साथ, यानी ये रकबा है, यानी ये जो बॉडी है इसका पूरा रकबा क्या है, ds है, और ये E जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये पूरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या है, E। क्योंकि हमने यहाँ क्या किया है, हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दिया है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाने का मकसद क्या है हमारा, कि पूरे सरफेस के लिए, ये पूरे सरफेस की क्या है, ये E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और ये ds क्या है, ये पूरी सतह का क्या है, रकबा है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सतह के रकबे के दरमियान अगर हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ये किसके मसावी होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मसावी होता है। तो ये भी गॉस लॉ है, ये भी गॉस लॉ की इक्वेशन है, ये भी क्या है, गॉस लॉ की इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है। अगर हम इसको हमने 11 के अंदर देखा था, तो आपको इतना याद रखना है, दोनों इक्वेशन को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर आप ये दोनों इक्वेशन को याद रखते हैं तो अगले जो 4 से 5 क्वेश्चन हैं जो गॉस लॉ के एप्लीकेशन है उसको आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों इक्वेशन को याद रखना है। ये दोनों इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे, अगले वीडियो के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इसके हम एप्लीकेशन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, थैंक्स।